हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम नर्चर क्लासेस के तहत आज हम देखेंगे 34 लेक्चर, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन होंगे। अब हम धीरे धीरे सोच रहे हैं इस पे लिमिट बढ़ाई जाए इसकी। 5 से अब थोड़ा और प्रोग्रेस की जाए, 6-7 क्वेश्चन किए जाए समथिंग। तो देखते हैं इस पे। और तो ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 34 लेक्चर का। तो आज ये पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसके दो दो मतलब 2 क्वेश्चन बनाए गए हैं एक ही टॉपिक। अच्छा, एक एक ही टॉपिक से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मेरा इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का पर्पस यही था कि देखो, आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इस टाइप से भी क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन से आपसे पूछा जा सकता है। ये मायने रखता है आपके लिए। और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मायने रखती है। तो अगर पहला क्वेश्चन हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी डज द स्पंगुर लेक लाई। स्पंगुर स्पंगुर लेक के बारे में पूछा गया है। एक लेक है स्पंगुर लेक। तो इन 3 स्टेट में से, मतलब 4 स्टेट दिए गए। ओह, 5 स्टेट दे दिए गए, नहीं नहीं, सॉरी। एक, दो, ये पूरा एक ही है, और 3 और 4। तो 4 स्टेट दिए गए हैं। इन 4 स्टेट राज्यों में से कहाँ पे आपको स्पंगोर लेक मिलेगी? अब क्वेश्चन को सोचिए, लेकिन फिलहाल तो आप क्वेश्चन को कर ही लेंगे क्योंकि इधर आपको क्वेश्चन दिया गया, सेम सेम एज इट इज क्वेश्चन दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पंगोर लेक के बारे में पूछा गया। तो 4 ऑप्शन आपके पास है: हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करो। भाई, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आर द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन से हैं जिनकी लोकेशन लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, लद्दाख में है? पहला चुशूल, चुशूल वैली। दूसरा है स्पंगोर लेक। तीसरा है देपसोंग प्लेन। ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। अब बाकी हम इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो देखिए, ये रहा आपका लद्दाख का मैप। लद्दाख क्या है? लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। किसकी? भारत की। जो कब हुई थी अभी, इसको एक दर्जा दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को 370 हटा दी गई थी। और तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया था। एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। ठीक है। तो चलिए, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी पर अगर देखें, पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आपका स्पंगोर जो गैप है वो कहाँ पे है? ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा ब्लर है, ये इस टाइप की, ये देखो मैंने थोड़ा ग्रीन कर दिया इस पे। ये क्या है ग्रीन वाला? ये आपको, ये है आपकी लेक। ये क्या है? ये आपकी लेक है। और ये कौन सी लेक है? ये स्पंगोर लेक है आपकी। गैप है, जिसका कुछ पार्ट आपका, देखो ये वाली, ये एक ट्रांस बाउंड्री है, ये आपकी एक बाउंड्री है। और ये बाउंड्री किसकी है? भारत और तिब्बत, मतलब जो चाइना है। तो भारत और चाइना के बीच की बाउंड्री है ये। तो ठीक है। हम्म। तो स्पंगुर सो के बारे में थोड़ा देखा जाए, तो स्पंगुर सो क्या है? इसका नाम, दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इसका दूसरा नाम, अभी हम देखते हैं, फिलहाल तो बाकी क्वेश्चन भी देख लें। तो दूसरे मैप पे देखो आपको देपसोंग। चलिए पहले इसको ही देख लेते हैं। हम्म, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी क्या है, स्पंगुर सो की। स्पंगुर सो ये क्या है? इसको मेंडोग सो, दूसरा नाम मेंडोक सो भी है। ठीक है। ये एक सलाइन वाटर लेक है। सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये आपका मोस्टली रीजन आपका कहाँ मिलेगा?
आपका तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना में मिलता है। देखिए आप मैप पे भी देखिए इसको। अगर हम मैप पे देखें इसको, स्पंगोर लेक को, तो आपको कहाँ मिलेगी? ये पूरा भारत है, ये देखो। कुछ पार्ट इसका इंडिया में है, कुछ पार्ट इसका चाइना वाले पार्ट में है। ठीक है। तो इंडिया और तिब्बत जो किसका है, चाइना का पार्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी एरिया की बात करी जाए, तो ये कितना एरिया कवर करती है? 16.6 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है। वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द लेक कहाँ है? इसका वेस्टर्न पोर्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? इंडिया में मिलेगा। दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस पार्ट इज इन चाइना। बाकी हम देख लेते हैं, बाकी स्पंगोर लेक के बारे में देख लिए, एक ऐसी सॉल्ट वाटर लेक है। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको दे सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट वाटर लेक। तीन चार लेक दे देंगे आपको। आपको स्पंगोर लेक दे देगा, आपको सांवर लेक दे देगा, आपको क्या दे देगा, आपको और भी डल लेक दे देगा। ठीक है, और भी दे देगा, लेकिन सांवर और सांभर और ये जो स्पंगोर लेक है, ये दोनों कैसी सॉल्ट वाटर लेक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है। अब बाकी हम देखते हैं चुशूल वैली। चुशूल वैली आपकी कहाँ पड़ती है? देखो ये वाला मैप देखा जाएगा। हम्म तो सबसे पहले ऊपर पड़ेगा दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी के नीचे आपका यहाँ पे पड़ता है आपका एक और, जिसे हमने एक देखा इस वाले मैप में आपको दिया गया है, जिसका नाम है देपसोंग प्लेन। देपसांग प्लेन, ये आपका देपसांग प्लेन। नीचे आपकी गलवान वैली। गलवान वैली के नीचे ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, इसे एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके नीचे आपका हॉट स्प्रिंग पड़ता है। हॉट स्प्रिंग के नीचे आप आ जाएंगे तो पैंगोंग सो पड़ती है, और पैंगोंग सो के नीचे आपको मिलेगी चुशूल वैली। ये ये आपको क्या मिलेगी? चुशूल वैली। अब चुशूल वैली के बारे में अगर देखा जाए, तो चुशूल वैली क्या है? ब्लिस है। ये कहाँ पे है? ये आपका लेह डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। लेह डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, लद्दाख के। ठीक है। और ये दारवुक तहसील है, इसीलिए इसे यहाँ चुशूल वैली भी कहते हैं। और साउथ ऑफ पैंगोंग, ये देखो आपको साउथ ऑफ पैंगोंग मिलेगा। पैंगोंग की चुशूल, ये आपको पोर्शन दिख रहा है, पैंगोंग के साउथ में। और स्पंगुर के वेस्ट में मिलेगा आपको चुशूल। तो ये मैप है, और यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, इन चीजों पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ यूपीएससी का, उन्हीं में पूछे गए हैं तो सवाल। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। देपसोंग की बात करें तो ये क्या है? ये एक हाई एल्टीट्यूड ग्रेवली प्लेन है। ये एक हाई एल्टीट्यूड ग्रेवली प्लेन है। ग्रेवली मतलब एक बजरी टाइप की है, यहाँ पे मिलेगी आपको। और बहुत ही ऊंचाई पर है। दौलत बेग ओल्डी से नीचे और गलवान वैली से ऊपर, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। अक्साई चीन, और ये किसके बीच में है? ये आपको मिलेगा अक्साई चीन और इंडिया के बीच में देखने को मिलेगा। अक्साई चीन ये पार्ट ऑक्युपाइड पार्ट है चाइना द्वारा। तो चलिए, हमने देखा यहाँ पे। तो स्पंगोर लेक हमारी कहाँ है? स्पंगोर लेक हमारी लद्दाख में है। इसका आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे पूछा था इनमें से कौन सा है जो आपकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में, तो तीनों ही हमने मैप पे देख लिया। तीनों ही हमारी क्या है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पाई जाती हैं। तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। बाकी हम थोड़ा बहुत देख लें तो देखो, अब मैप देख लिया जाए, तो ये जो आपको मिलेगा, ये आपको दौलत बेग ओल्डी मिलेगा, और ये रेड लाइन मिलेगी एलएसी, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाली जो लाइन है एलओसी, ये पाकिस्तान के पास है, और इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। यूपीएससी ने सवाल पूछा था सियाचिन, यहाँ सक्षम वैली है, एक सक्षम वैली पे सवाल पूछा गया था, ये वाली। तो इस पे पूछा गया था, सियाचिन के नॉर्थ में है ये सक्षम वैली। इस पे सवाल पूछ चुकी है यूपीएससी। ठीक है। बाकी ये जम्मू कश्मीर, ये डिवाइड जो अभी यूनियन टेरिटरी बना है उससे पहले का ये है। और ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पीओके कहलाता है। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये अक्साई चैन चाइना, जो 1962 में चाइना ने क्या किया था? कब्जा लिया था इधर। ठीक है। यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड जोन है, यहाँ पे लड़ाई चलती रहती है। अभी रिसेंटली न्यूज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि चाइना और इंडिया में कुछ समझौता हुआ है कि अपनी अपनी जो आर्मीज हैं वो पीछे कर ले रहे हैं।
तो जो चाइनीज आर्मी है वो भी पीछे जा रही है, इंडियन आर्मी भी बॉर्डर से पीछे आ रही है। ठीक है, तो चलिए, बाकी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत मिल गई होगी। मैप देख लिया आपने, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक है, तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है, जैसे हमने अभी एक डिस्कस भी किया था कि स्पंगुर लेक इनमें से कौन सी सॉल्ट वाटर लेक है, चार ऑप्शन दे देगा इस टाइप से। ये दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकती है, आपको नॉर्थ टू साउथ लगाने को पूछ सकती है यहाँ पे, कह देगा इनमें से बताओ, ये तीन ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन से नॉर्थ टू साउथ लगाओ। तो दौलत बेग ओल्डी पड़ेगा, फिर देपसांग प्लेन पड़ेगा, गलवान वैली पड़ेगी, फिर आपकी क्या पड़ती है, पैंगोंग सो लेक पड़ती है। पैंगोंग सो लेक के बाद आपका हॉट स्प्रिंग वो चुशुल वैली पड़ती है, हॉट स्प्रिंग पड़ता है। उसके बाद नीचे आपका वो हॉट स्प्रिंग पड़ती है, पैंगोंग सो लेक पड़ती है, चुशुल वैली पड़ती है, इस पे स्पंगोर लेक पड़ता है आपका। ठीक है, तो ये सारी क्या चीजें, ये सारी चीजें आपको मैप में अच्छे से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। तो इसमें से कहा गया है, इनमें से कौन सी नदी है जो बिहार, सौरव बिहार, बिहार का शोक कहलाती है, बिहार का शोक कहा जाता है कौन सी नदी को। चार नदियां दी गई हैं आपको बेटा, चार नदियों में से पहली है गंगा रिवर, दूसरी है गंडक रिवर, और तीसरी है कोशी रिवर, और चौथी है आपकी सोन रिवर। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से अटेंड करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं, हम अपने मैप पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा सौरव बिहार। तब तक के लिए आपके पास एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन को अटेंड कर लें। तो एक क्वेश्चन और, सौरव ऑफ बंगाल, सौरव ऑफ बंगाल कौन सी। चलिए, ये देखिए हमारी गंगेटिक प्लेन की जो गंगा नदी है, और गंगा नदी के, ये है मेन गंगा नदी। तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर है, ट्रेवल करती है, उत्तराखंड से निकलती है, बांग्लादेश में जाके अपना पानी डेल्टा बनाती जाके हम, वो हम देख चुके थे, एक बार और देख लेंगे। फिलहाल गंगा की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इधर वाली जो ट्रिब्यूटरी हैं, ये सारी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं, और इधर वाली सारी ट्रिब्यूटरी राइट ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, यमुना नदी। तो गंगा के पास से ही बंदर पुष्कर एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, और इसके बाद ये जाके इलाहाबाद में जाके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिसका नाम हो गया अब, वहां पे जाके गंगा में सबमर्ज हो जाती है। ठीक है, तो देखो, पहली आपको मिलेगी रामगंगा, और रामगंगा पे हम डिस्कस कर चुके हैं। रामगंगा पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वो मिलेगा आपको, क्या, एक नेशनल पार्क है, तो नाम बताइए। ठीक है, चलिए, थोड़ा बहुत तो ज्ञान आपको भी सर्च करना पड़ेगा। तो देखो, ये क्या है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, तो ये सारी क्या ट्रिब्यूटरी है। अब हम इसके थोड़ा आंसर की बात कर लें, इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे। तो सौरव ऑफ बिहार किसको कहा जाता है, सौरव ऑफ बिहार कोसी नदी को कहा जाता है, किसको, कोसी नदी को सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। सौरव ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है दामोदर नदी को, दामोदर रिवर, सौरव ऑफ बंगाल। अब सौरव ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है, थोड़ा पहले हम कोशी नदी के बारे में थोड़ा जान लें। तो कोशी रिवर क्या है, ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर क्या होती है, जो दो देशों या दो से ज्यादा देशों के बीच में ट्रेवल करती है, फ्लो हो रही होती है, तो उसे ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं। अब ट्रांस ये कहाँ कहाँ जाती है, ये चाइना से निकलती है, नेपाल में एंटर करती है, और नेपाल के बाद ये इंडिया में है, और इंडिया में ये कहाँ होती है, गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कहाँ पे, एक कटिहार डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, बिहार में कटिहार डिस्ट्रिक्ट के पास में ये गंगा में क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है, मिल जाती है। नेपाल में इसको सप्तकोशी भी कहते हैं, सप्तकोशी। क्यों, क्योंकि इसकी 7 ट्रिब्यूटरी है ऊपर, इसलिए सप्तकोशी समथिंग इसे कहते हैं। तो पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन, सौरव बिहार की जगह दे देगा, विच रिवर इज नोन एज अ सप्तकोशी रिवर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपको फॉर्म फ्रेम किया जा सकता है। तो ये है कि आपको डिटेल थोड़े पता हो, तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। सप्तकोशी क्यों कहते हैं, इससे 7 ट्रिब्यूटरी है ऊपर, समथिंग जो भी मिलती है इसमें। कोसी रिवर के बारे में जान लें कि सौरव और बिहार क्यों कहते हैं, बिहार का शोक क्यों कहते हैं। देखो क्या होता है, कोसी रिवर
ऊपर जो जहाँ नेपाल साइड से ऊपर से आती है तो वो माउंटेन एरिया है। अब माउंटेन एरिया से जब आती है तो इसकी वैली ऐसी होती है, बी साइड बी टाइप की होती है। पानी बहुत स्पीड से नीचे आ रहा होता है, तो पानी जब आता है अपने साथ तो वीदरिंग करता है, वीदरिंग मतलब अपक्षय करता है, तोड़ता वोड़ता है चट्टानों को, मिट्टी को काटता है और काट के फिर वो इरोड करके लाता है, इरोजन होता है। इरोजन मतलब वो अपने साथ बहा के लाता है, और जब बहा के लाता है जिसे निच्छालन कहते हैं हिंदी में, और बहा के लाता है और फिर क्या करता है, उस नदी में बहुत सारी सिल्ट होती है जो पहाड़ों से कट कटा के आती है। और बिहार में जैसी वो एंटर करती है तो प्लेन एरिया आ जाता है। अब बिहार में जब प्लेन एरिया आ जाता है तो वो नदी क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लाई होती है। फिर वो क्या करती है, सिल्ट अपना आगे की अपने ही मार्ग में डिपॉजिट कर देती है ऐसे सिल्ट को। अब जब अपना ही मार्ग क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, अपने ही मार्ग को रोक देती है, फिर वो पानी है, उसको तो जगह चाहिए निकलने के लिए। फिर वो क्या करती है, फिर वो ऐसे कहीं जिधर रास्ता मिलता है, जिधर उसे ढलान मिलता है, उस साइड से वो बहने लगती है नदी। तो ये वाला उसका जो रियल मार्ग था, ये वाला क्या यहाँ पे रुक गया, अवरोध पैदा हो गया। अब ये वाले मार्ग से बहने लगी। तो इस वाले मार्ग पे तो घर वर होते हैं, बस्तियां होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वहाँ फ्लड जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। इसीलिए आए दिन बिहार में हर साल बाढ़ आती है कोसी नदी में, और बहुत तबाही मचती है बिहार। ठीक है, तो इसीलिए इसे सौरव बिहार कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। अब समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो ये थी कोशी नदी। ऐसे ही दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोर ऑफ बिहार कहते हैं, शोर ऑफ बंगाल कहते हैं। अब हम थोड़ा गंगा नदी के बारे में जान लें। तो गंगा नदी हमारी क्या है, हमने देख ली। गंगा नदी हमारी ब्रह्म कहाँ से निकलती है, गंगा नदी हमारी निकलती है उत्तराखंड में। एक भागीरथी यहाँ से आती है, और ये जो गौमुख है वहां से भागीरथी आती है, इधर से अलकनंदा आती है। जब देवप्रयाग में दोनों मिलती हैं तब यहाँ से बनती है गंगा। और गंगा फिर क्या 2525 किलोमीटर आपकी चलती है। इसके बाद कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल में पुनः इसका नाम हो जाता है क्या, भागीरथी। और फिर ये घुसती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जैसे ये घुसती है इसका नाम पद्मा हो जाता है। उधर से ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में घुसती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो पद्मा ही रहती है। इसके बाद इधर से मणिपुर से एक नदी आती है जिसका नाम बराक नदी, मेघना नदी होता है, और मेघना फिर इनसे मिलती तब इसका नाम मेघना हो जाता है, और ये मेघना बना के सुंदरवन डेल्टा बना देती है। ठीक है। वेस्ट ऑफ बंगाल में देखें तो गंगा नदी से एक नदी निकलती है, हुगली नदी, और जिसके हुगली नदी, और जिसके किनारे बहुत ही प्रसिद्ध वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो बसी हुई है कलकत्ता, जिसे कोलकाता कहते हैं। हावड़ा ब्रिज, वो हुगली नदी पे ये सब पाया जाता है। हुगली नदी गंगा नदी किनारे, वो कोलकाता गंगा नदी पे नहीं है, वो कहाँ है? हुगली नदी पे बसा हुआ। और यहीं पे हुगली नदी पे रिवराइन, इंडिया का सबसे बड़ा रिवराइन, एक इकलौता रिवराइन पोर्ट है, मतलब रिवर पे पोर्ट बना हुआ है, जो कोलकाता का पोर्ट। ठीक है। तो ये गंगा के बारे में हो गई। बाकी हम सोन नदी के बारे में जान लें। तो ये पेरिनियल एक रिवर है, और ये आपकी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक, कंटक के प्लेट्यू से वो हिल्स हैं वहां से निकलती है। और इसके बाद ये क्या करती है, ये नॉर्थ की तरफ बहना फ्लो कर देती है। इसके बाद मध्य प्रदेश से ये कहाँ है, यूपी में घुसती है। यूपी के बाद फिर ये मतलब सीधा यूपी में जाके कहाँ गिरा देती है, अपना पानी गिरा देती है गंगा में, इलाहाबाद के आगे थोड़ा। ठीक है। तो ये सोन नदी हो गई। गंडक, ये भी कहाँ से है, ये नेपाल और भारत के बीच की नदी है, नेपाल से निकलती है। तो देखिए ये रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई। इसके बाद कोसी रिवर हो गई। इधर आपकी महानदी भी एक आती है वेस्ट बंगाल से, वो भी गंगा में गिर जाती है। और ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी हो गई ब्यास, चंबल, और काली सिंध। इसके बाद ये आपकी पार्वती। ये सारी ये ट्रिब्यूटरी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। पूछ देगा कि इनमें से इन विच फॉलोइंग इनमें से कौन सी हैं वो गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। तो आपको नाम पता होना चाहिए नदियों के। तो नदियों को अच्छे से कवर कर लीजिए। सिंध नदी है, फिर बेतवा है, और ये आपकी केन है। फिर ये देखो, ये मध्य प्रदेश से निकले, ये निकली सोन नदी। और सोन नदी यूपी में जाके बिहार में जाके ये क्या आती है, बिहार में जाके गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, बिहार में जाके सोन नदी गंगा नदी में। और ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के प्लेट्यू से निकलती है। ये अमरकंटक का प्लेट्यू। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सिस्टम आपको समझ में आया होगा कि ये सब क्या था नदियों का। तो काफी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। द इनर प्लैनेट इंक्लूड, आपसे पूछा गया आंतरिक
हिंदी में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो आंतरिक प्लैनेट मतलब ग्रह। इनमें से चार ऑप्शन हैं जो आंतरिक ग्रह हैं, जिन्हें इनर प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। तो पहले में है मरकरी, जिसे कहते हैं बुध। वीनस, जिसे कहते हैं शुक्र। अर्थ, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, हमारा घर। जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। चलिए, मरकरी, वीनस, सैटर्न, मार्स। सैटर्न मतलब शनि और मार्स मतलब मंगल। सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस और मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो चलिए देखिए क्या है इसका आंसर, देखते हैं। फिलहाल हम वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से अटेंड कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप क्वेश्चन को अटेंड कर ले जाएंगे। क्या इसका आंसर बनेगा, देखिए इंफॉर्मेशन देखते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पे। ये स्टार्टिंग के जो चार प्लेनेट दिख रहे हैं आपको, ये एक बॉक्स में, ये आपके रॉकी प्लेनेट है। रॉकी प्लेनेट्स हैं, और इन्हें ही हम रॉकी प्लेनेट है, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम इनर प्लेनेट कहते हैं। एक नाम और है इनका, इनर प्लेनेट, क्योंकि सन के पास में है। लास्ट के जो आपको दिख रहे हैं ये चार प्लेनेट, इनको गैसियस प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, जिन्हें आउटर प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब नाम देख लो इनके, नाम क्या है। सबसे नजदीक क्या है आपका, मरकरी है। फिर आपका वीनस आता है। फिर हमारी प्यारा घर हमारा अर्थ आता है। फिर हमारा मार्स आता है। और फिर लास्ट में हमारा जुपिटर आता है इधर। और इधर हमारा सैटर्न आता है। ये यूरेनस, ये नेपच्यून। अरुण वरुण। ठीक है, तो ये आपकी गैसियस प्लेनेट है। और जुपिटर की बात की जाए तो, अब सीरियल सीरियल से देख लें, तो सीरियल से देखेंगे तो सबसे पहले मरकरी पड़ता है। मरकरी क्या है, मरकरी सबसे पास में है। दूसरे पे आपका वीनस पड़ता है, वीनस फिर अर्थ पड़ता है। और वीनस क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट आर सोलर सिस्टम, ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है आर सोलर सिस्टम। क्यों है, दूसरे नंबर पे होने के बावजूद भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लाउड्स मिलेंगे बहुत सारे, जो हीट जाती तो है, पेनिट्रेट करके चली जाती है, लेकिन वापस नहीं आ पाती है, रेडिएट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ पाती, तो वो उसी एटमॉस्फेयर में रहती है। वो एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे आपको आग के एकदम समुद्र टाइप के मिलेंगे। तीसरा हमारा घर अर्थ है। अच्छा, वीनस को ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्योंकि इसका साइज क्या है, इसका साइज अर्थ के साइज के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन वीनस वीनस की एक खासियत है कि इसका खुद का रोटेशन पीरियड बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि पृथ्वी है एक चक्कर लगा देती है, जब रिवॉल्यूशन कर लेती है सन का चारों तरफ, तब ये अपनी एक्सिस पे कहीं घूम पाता है। मतलब यहाँ एक दिन है पृथ्वी के एवरेज में, यहाँ एक दिन, वीनस पर एक दिन है, वो एक साल के बराबर है। मार्स आ जाता है आपका दो। ठीक है, और अच्छा, स्टार्टिंग के जो दोनों प्लेनेट है, इन पे नो नेचुरल सैटेलाइट, कोई इनका मून नहीं है। पृथ्वी का एक मून है जो हमें दिखता है, और मार्स पे दो मून है। और सबसे ज्यादा मून का दर्जा अभी किसके पास है, सैटर्न। सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम मून है इसके पास, 92 अप्रॉक्स है, सर्च कर लेना एक बार। जुपिटर में आपको 82 मून समथिंग दिखेंगे, सेकंड लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा मून है इसके पास। और ये सबसे बड़ा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर। और सब इसी का एक नेचुरल सैटेलाइट मून है, गैनामीड, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हमारा सोलर सिस्टम का एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून है, गैनामीड। तो क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन से आपसे घूम के पूछ सकता है। ठीक है, ये सैटर्न है, रिंग पाई जाती है, रिंग इनके चारों तरफ भी पाई जाती है, बट दिखती नहीं है सबके। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी जो भी, थोड़ा बहुत और है। अच्छा, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, जिसे कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिसे क्षुद्र ग्रह पेटी भी कहते हैं, एस्ट्रॉइड हिंदी में। अच्छा, क्षुद्र ग्रह पेटी के एस्ट्रॉइड बेल्ट छोटे छोटे, यहाँ पर क्या होते हैं,
सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आपको छोटे छोटे रॉकी प्लैनेट टाइप के, रॉकी टाइप की बॉडी दिखेंगी, सेलेस्टियल बॉडी होती है, जो पत्थर वत्थर होते हैं, तो वो फ्लोट करते रहते हैं, एक बेल्ट है, सन के चारों तरफ फ्लोट करते रहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहलाते हैं। यहाँ पे आपकी क्वाइपर बेल्ट मिलेगी, आइस टाइप के जो भी हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड जुपिटर। नहीं, जुपिटर तो है ही नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन कहता ही नहीं होगा। मरकरी, वीनस, सैटर्न, सैटर्न भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस नहीं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये इनर प्लेनेट है, क्योंकि आपसे इनर प्लेनेट पूछा, आउटर प्लेनेट पूछता तो आप क्या आंसर देते? आप सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात कर रहा है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून रीच केरला, कह रहा है कि केरला में पहुंचती है कब? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ऑफ द मंथ, किस मंथ में पहुंचती है केरला में? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ओके, मिड जुलाई, ओके, लास्ट जून, एंड एंड ऑफ मंथ में। कह रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंच जाती है, या 20 जुलाई में पहुंचती है, 15 जुलाई के समथिंग कहीं। कह रहा है लास्ट जून में पहुंचती है, जून के लास्ट में पहुंचती है कहीं, 27 जून 28 जून की समथिंग। कह रहा लास्ट में, एंड ऑफ द मई, जब मई खत्म होने पे आती है तब पहुंचती है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहा है यहाँ पे, बताइए। ठीक है, देखते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून। तो आंसर तो आपका ये है। फिलहाल हम मैप पे देख लें। ये देखो हमारा एक रफली, अगर हम भारत का फिगर बनाएं, मैप ड्रॉ करें। थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ है। एडजस्ट कर लेना। तो ये हमारा रहा भारत का मैप। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस चीज को। नीचे ये श्रीलंका रहा। ठीक है, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस मैप को, रफली मैप है भारत का। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून बेटा क्या होती है? साउथ वेस्ट मानसून यहां से स्टार्ट होती है ऐसे। और साउथ वेस्ट मानसून ये सबसे पहले ये आपका केरला, केरला में स्ट्राइक करती है आपकी। अब केरला में स्ट्राइक करके ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट मिलेगा, ये विदर्भ क्षेत्र है। वेस्टर्न घाट पे यहाँ पे बारिश करती चली जाती है। ये अरावली रेंज है, ये थार डेजर्ट गुजरात है, और इसके बाद इसके पैरेलल जाती है, तो इसलिए ज्यादा बारिश नहीं होती है। माउंट आबू में आपको बारिश दिखेगी, क्योंकि सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है अरावली की, गुरु शिखर वहां पे। तो वहां पे थोड़ा क्लाउड्स कोलैप्स कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, और जिससे वहां पे क्या होता है, वहां पे बारिश देखने को मिलती है। फिर ये यहाँ पे बारिश करती है, फिर ये रिट्रीटिंग मानसून होती है, ऐसे चलने लगती है। तो ये तो एक शाखा इसकी साउथ वेस्ट मानसून की ऐसे जाती है, और ऐसे जाके ये करती नॉर्थ ईस्ट में सीधे जाती है। यहाँ पे मेघालय, गारो, खासी, जैंतिया सीधी स्ट्राइक करती है, और यहाँ पे बारिश होती है। और यहीं पे एक बहुत एक शहर है मोहसिन राम, मोहसिन राम, जहां दुनिया में सबसे 200 सेंटीमीटर से अब बारिश होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है मौसिनराम में, मेघालय में। किससे होती है? वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। समझ गए होगे। तो केरल में जब साउथ वेस्ट मानसून आती है तो वो कब आती है? वो लास्ट डे ऑफ द मे। तो आंसर आपका क्या होगा? लास्ट डे ऑफ में, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद फिर ऊपर ये बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे बढ़ती है तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे डाल सकता है कि साउथ वेस्ट मानसून जब साउथ टू नॉर्थ चलती है, तो उसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है, घटती चली जाती है, क्या होती चली जाती है? तो आपको फिर देखो, सबसे ज्यादा केरल में होती है, फिर आपका धीरे धीरे जो मॉइस्चर गेन करती है वो कम होता चला जाता है, फिर आपकी बारिश का जो लेवल है वो कम होता चला जाता है। तो आपको ये सारी चीजें,
पूछ देगा साउथ वेस्ट मानसून से भारत के किस पार्ट पे वर्षा नहीं होती है, दे देगा कोकरन कॉस्ट, कोकरन कॉस्ट दे देगा आपको, मालाबार कॉस्ट दे देगा आपको, इसके बाद आपको कोरोमंडल कॉस्ट दे देगा, आपको गुजरात वाला क्षेत्र दे देगा, तो आपको कन्नड़ कन्नड़ वाला दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए साउथ वेस्ट मानसून से कोरोमंडल कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट कौन सा है? कोरोमंडल कॉस्ट, कोरोमंडल कॉस्ट पे बारिश नहीं होती है, यहाँ पे रैन नहीं होती है। किससे? साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, आपके इस कॉस्ट पे नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगी। ये यहाँ पे बारिश कब होती है? यहाँ पे बारिश होती है किससे? यहाँ पे बारिश बेटा होती है नॉर्थ ईस्ट, जो आती हैं आपकी विंड आती हैं उनके थ्रू होती है। यहाँ से मॉइस्चर गेन करती हैं, मॉइस्चर गेन करके यहाँ पे क्या करती है? बारिश कराती हैं सर्दियों में। तो भारत में जो सर्दियों में बारिश होती है वो आपके कोरोमंडल कॉस्ट, और ये आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र मिलेगा, रायलसीना क्षेत्र मिलेगा, यहाँ पे आपकी बारिश देखने को मिलेगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था और इन्फॉर्मेशन भी काफी आपको मिल गई होगी साउथ वेस्ट मानसून और इससे रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द नॉर्दर्न नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ द ऑल द ग्रेट लेक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या गया? ग्रेट लेक्स दी गई है आपको, क्या दी गई? ग्रेट लेक्स, इनको हिंदी में भी ग्रेट लेक्स बोलेंगे, लेक्स। अब ये ग्रेट लेक्स दी गई हैं, इनमें पूछा गया कि ये चार ग्रेट लेक्स हैं, इन चारों ग्रेट लेक्स में सबसे नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है, कौन सबसे ज्यादा नॉर्दर्न में है? अब ये तो मैप पे देखने के बाद ही पता लगेगा। और पहली बात तो ये है नॉर्दर्न की तो बात बहुत दूर रही। अगर आपने ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आप मैप पे देखा होगा तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। अब आपको ग्रेट लेक, लेक सुपीरियर, मिचिगन, लेक इरी, लेक ह्यूरॉन, इनके बारे में पता ही नहीं है, तो आप मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए क्वेश्चन को अटेंड। चलिए, फिलहाल तो हम देखते हैं मैप पे लेक के बारे में। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से हम चलेंगे वेस्ट की तरफ। ये आपका आया अरेबियन पेनिनसुला, और ये फिर मेडिटेरियन सी, फिर हम अटलांटिक ओशन में एंटर करेंगे। अटलांटिक ओशन के बाद हम एंटर कर जाएंगे अपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये आपकी क्या है? लेक, यही है ग्रेट लेक। अब देखो, ये एक ट्रांस बाउंड्री लेक है। ये जो ब्लैक वाली आपको ये दिख रही है लाइन, ये बॉर्डर है किसकी? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच की। तो ये जो चारों पांच लेक हैं आपकी, ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको ट्रांस बाउंड्री लेक है। अब इन पे भी कई सवाल बनते हैं, देखेंगे। तो सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगी लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर के बाद नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी लेक ह्यूरॉन, ये ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। लेक ह्यूरॉन के बाद आपको मिलेगी लेक मिचिगन, लेक मिचिगन के बाद लेक ह्यूरॉन, लेक ह्यूरॉन के बाद लेक एरी, और लेक एरी के बाद लेक ओंटारियो। ठीक है, तो मैप पे तो हमने देख लिया इनके बारे में। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, ये है ट्रांसपॉन्ड, ये आपकी कौन सी लेक है? लेक सुपीरियर है, सबसे नॉर्थ में है, यही हमारा आंसर बन गया। नॉर्थ मोस्ट पूछा गया, मैप पे देख लिया, लेक सुपीरियर आंसर हो गया। फिलहाल तो हम क्वेश्चन से हो गए, बाकी हम इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते। क्या लेक सुपीरियर की बात करें तो इसे एक टैग मिला हुआ है, क्या? दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का टैग मिला है लेक सुपीरियर को। ये दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर। अगर दुनिया की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो आपकी कैस्पियन सी हो जाएगा, और दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक की बात की जाए तब भी आपका कैस्पियन सी हो जाएगा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक की बात की जाए तो आपकी लेक सुपीरियर हो जाएगी। लेक सुपीरियर ऑर्डर में देख लें तो वेस्ट टू ईस्ट अगर देखें तो लेक सुपीरियर पहले पड़ेगी, लेक मिचिगन, फिर लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, इसके बाद लेक ओंटारियो। नॉर्थ टू साउथ लगाया जाए तो सबसे पहले आपकी क्या पड़ेगी? लेक सुपीरियर पड़ेगी, इसके बाद लेक ह्यूरॉन पड़ेगी, फिर आपकी मिचिगन पड़ेगी, फिर ओंटारियो पड़ेगी, सबसे बाद में लेक इरी पड़ेगी। हर डायरेक्शन से इसको करके देखो। शॉर्ट ट्रिक बनाए तो शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इस क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पे किस एक
टॉपिक पे किस डायरेक्शन से क्वेश्चन आप बना सकते हो, सोच सकते हो, सोचने की कोशिश करो, क्योंकि ये ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन कोई भी छूटने की उम्मीद बहुत ही कम रह जाएगी। ठीक है। तो देखो लेक सुपीरियर के बारे में हमें ये पता लग गया। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि 5 लेक दे दी गई, पूछ दी, पांचों लेक दे दी गई, पूछ दिया गया इनमें से कौन सी लेक है जो ट्रांस बाउंड्री नहीं बनाती है या केवल केवल पूरी की पूरी अमेरिका में है। तो लेक मिचिगन है। बाकी सारी देखो अमेरिका और कनाडा दोनों में है। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री लेक है। लेकिन लेक मिचिगन आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ यूएसए में मिलेगी, साउदर्न पार्ट। और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पूरा अमेरिका का क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। औद्योगिकरण का मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र है ये पूरा। ठीक है, लेक वाला। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो आज हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हुए। काफी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की। ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है। यहाँ पे इस वीडियो की लिंक और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल आईडी है। और इंस्टाग्राम चैनल आईडी पे आपको डेली बेसिस पे, करंट बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन आती रहती है, जो भी न्यूज़ेस बनती हैं, वो सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। क्विजेस भी पड़ती रहती हैं, तो आप अटेंड करेंगे, आप की प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, आपकी नॉलेज गेन होगी ज़्यादा से ज़्यादा, रिवीजन भी होगा आपका। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, करंट बेसिस चीज़ें हैं और भी हैं। तो ये ज्वाइन कर लीजिए इस चीज़ को। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।